हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 8 में बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ा था, जिसमें हमने 285 तक बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ लिया है द्वितीय सेमेस्टर के इस सीरीज में। और जो भी प्रश्न आगे से अतिलघुत्तरी प्रश्न हो रहे हैं वो हम लोग इस वीडियो से पढ़ेंगे। तो जो भी हमारे इस चैनल से जुड़े हैं पहली बार सेकेंड सेमेस्टर वाले, अपने क्लास और अपने प्रशिक्षुओं के साथ, जो भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप या कहीं पे भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले यहाँ पे क्लास चल रहा है। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले एक नोटिफिकेशन देना चाहेंगे। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, वहाँ से हर एक क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं, डीएलएड का इस बार एग्जाम देने वाले हैं, इस क्लास को जरूर शेयर करें। और फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ भी, उनका भी सारा कोर्स बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, पीवाईक्यू और प्रश्न पत्र एनालिसिस हमने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है, उन्हें भी पढ़ सकते हैं। अतिलघुत्तरी प्रश्न, जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट पेपर क्या है? वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है और सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है पेपर का पैटर्न बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी। तो हम लोग चलिए अतिलघुत्तरी प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? जल संचयन की उपयोगिता बताइए। ये 2023 में पूछा है, अभी पिछले साल ही सेकेंड सेमेस्टर में पूछा था प्रथम प्रश्न पत्र में। जल संचयन की उपयोगिता बताइए। तो वर्षा जल का संचयन करके सतही जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ठीक है, सतही जल प्रदूषण का मतलब जो भी नदी नाला तालाब है उसमें जो प्रदूषण हो रहा है, अगर वर्षा जल का संचयन आप करते हैं तो प्रदूषण कम हो जाएगा। भूजल की गुणवत्ता में सुधार और बाहरी बाढ़ को, देखिए भूजल की गुणवत्ता में सुधार क्यों आएगा? जब वर्षा जल का लोग संचयन करेंगे तो उसे उपयोग भी करेंगे, और जो भी भूजल है उसका क्या होगा? संरक्षण होगा, उसका कम उपयोग होगा, उसकी खपत कम होगी, इसीलिए वहां पे प्रदूषण नहीं होगा। जब उपयोग नहीं होगा तो प्रदूषण नहीं होगा। तो भूजल की गुणवत्ता में सुधार और बाहरी बाढ़ को रोकने हेतु वेगमय जल का प्रवाह कम करके मिट्टी के कटाव और बाढ़ के खतरे को कम करता है। ठीक है, ये जल संचयन की उपयोगिता थी। तो ये इजी क्वेश्चन आप लोग बना के भी लिख सकते हैं। अतिलघुत्तरी प्रश्न 1 नंबर में आता है। देखिए सेकेंड प्रश्न, ये जो सीरीज चल रहा है उसका सेकेंड प्रश्न है। देखिए ये सब आपका सेकेंड सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र में आने की संभावना है। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन बिंदु आवश्यक है? ये 2023 में भी पिछले साल ही पूछा था आपका। देखिए सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई भी इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा फालतू क्वेश्चन नहीं है। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन बिंदु आवश्यक है? तो शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए आवश्यक बिंदु निम्न है। पहला कौन सा है? शिक्षार्थियों की, देखिए शैक्षिक अवसरों की समानता यानी कि सबको समान रूप से अवसर देना चाहिए शिक्षा के लिए। तो शिक्षार्थियों को पुस्तकें और गणवेश देना। आपको पता है जो धारा 45 है संविधान का, उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान हमारे संविधान में है। उसी के तहत क्या है, शिक्षार्थियों के शैक्षिक अवसरों की समानता की बात की गई है, जिसमें शिक्षार्थियों को पुस्तक देना और गणवेश यानी कि ड्रेस देना। शिक्षार्थियों के लिए उन विषयों का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना जिनका अध्ययन वह कर सकते हैं। कोई फोर्सफुल्ली आप लोग उन्हें नहीं कह सकते कि ये सब्जेक्ट पढ़िए आप। तो यही आपका क्या हो गया? शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन से बिंदु आवश्यक है, उसका उत्तर आपका हो गया। प्रश्न नंबर थर्ड, बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण क्या है? 2023 में देखिए प्रश्न पूछा है, बाल श्रमिक। ठीक है, चाइल्ड लेबर। तो बाल श्रमिक जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत कम उम्र में ही क्या करते हैं? मजदूरी करने लगते हैं। तो बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण क्या है? गरीबी है। जो गरीब घर के बच्चे हैं वो क्या करेंगे? उन्हें पैसा नहीं मिलेगा, अगर उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होगी तो वो क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे ही करेंगे। तो क्या है? गरीबी है। इसके अतिरिक्त किशोरों व युवाओं के लिए धनार्जन के उपयुक्त अवसरों का ना होना भी महत्वपूर्ण कारक है। तो बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से समझते हैं, इसे आप लोग बना के भी लिख सकते हैं। गरीबी है, उन्हें मूलभूत आवश्यकताएं रोटी कपड़ा मकान हर एक मनुष्य को चाहिए, नहीं मिलती हैं तो क्या करते हैं बच्चे?
माँ बाप उनके आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाते तो बच्चे क्या करते हैं, बाल श्रमिक मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जो भी किशोर हैं, यानी कि जो भी 12 से 18 वर्ष के बच्चे हैं, ये देखिए क्या हो जाएगा, और जो भी यंगस्टर्स हैं वो भी क्या, उनके भी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, सबको क्या होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान। तो धनार्जन के उपयुक्त अवसरों का न होना भी क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है। तो यही हो गया आपका बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, फ्राबेल की शिक्षण पद्धति स्पष्ट कीजिए, 2023 में पूछा है। सब देखिए ये प्रश्न इसीलिए मैं लाया हूँ, सब पिछले साल का ही प्रश्न है, ठीक है। और भी जो भी प्रश्न इसके पहले पूछे गए हैं, सारे प्रश्न इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, इतनी गारंटी है। फ्राबेल की शिक्षण पद्धति, तो फ्राबेल की शिक्षण पद्धति में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। फ्राबेल के अनुसार बालक की आत्मक्रिया खेल द्वारा विकसित होती है, अतः बालकों को खेल द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि फ्राबेल जी क्या किसके समर्थक हैं, कि बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दिया जाए, और बालक का जो आत्मक्रिया यानी कि स्वयं वो एक्शन ले अपने पढ़ाई के प्रति या सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति, वो क्या स्वयं एक्शन कैसे लेगा, उसे हम खेल द्वारा शिक्षा देंगे तो वो क्या होगा, वो गुण उसके अंदर विकसित होगी। ये फ्राबेल की शिक्षण पद्धति है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए, 2023 में पूछा ये प्रश्न। प्लेटो द्वारा, प्लेटो ने क्या किया था, जो सुकरात का शिष्य क्या था, प्लेटो था। तो सुकरात के शिष्य प्लेटो ने अकादमी नामक संस्था की स्थापना की थी, जिसे प्लेटोनिक अकादमी अथवा अकादमिक स्कूल भी कहा जाता था। देखिए अकादमिक हिंदी है और इसको एकेडमिक कहते हैं इंग्लिश में। तो एकेडमिक स्कूल उसका नाम था, जो प्लेटो ने क्या संस्था बनाया था, एकेडमिक स्कूल, या बस आप क्या कर सकते हैं, एकेडमी नामक संस्था बनाया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटो ने क्या है, प्लेटो ने बनाया था, इसीलिए इसे क्या कह देते हैं, प्लेटोनिक प्लेटोनिक एकेडमी कह देते हैं। ठीक है, ये प्लेटोनिक एकेडमिक से पहले आप क्या जोड़ देंगे, प्लेटोनिक जोड़ देंगे। ठीक है, प्लेटोनिक प्लेटोनिक एकेडमिक स्कूल हो जाएगा, अथवा एकेडमिक स्कूल। यही आपका प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था था। देखिए प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए 6, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की 2 भूमिका बताइए, 2023 में पूछा गया है। तो पर्यावरण संरक्षण की विद्यालय की क्या भूमिका है, आप लोग बना के भी लिख सकते हैं। तो विद्यालय के पुस्तकालय में पर्यावरण शिक्षा से संबंधित साहित्य की उपलब्धता, यानी कि पर्यावरण एजुकेशन पढ़ाना बच्चों को। ठीक है, विद्यालय में प्राकृतिक वातावरण के महत्व व उपयोगिता के बारे में विद्यार्थियों को बताना। बच्चों को आप लोग क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधा वृक्षारोपण भी कर बता सकते हैं कि हमारे लिए कितना उपयोगी है। आप टीएलएम के माध्यम से समझा सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण से ये क्या है, विद्यालय की भूमिका है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने में विद्यालय की क्या भूमिका है, आप लोग बना सकते लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था, 2023 में पूछा है। स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का, स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो को मानना था कि स्त्री व पुरुष दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। अतः इसी मान्यता के अनुरूप समान शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, प्लेटो ने क्या कहा था, स्त्री पुरुष बराबर हैं, उन्हें समान शिक्षा देनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए, 2023 में पूछा है। तो चलिए भूमंडलीकरण को पढ़ते हैं। तो भूमंडलीकरण के अंतर्गत स्थानीय संस्कृति की विशेषताएं वैश्विक विशेषताओं के साथ मिश्रित हो जाती हैं, अर्थात इस प्रक्रिया में विश्व भर के देशों और संस्थाओं के मध्य सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। देखिए भूमंडलीकरण को इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये स्पेलिंग हो गया आपका। तो क्या होगा, इसके अंतर्गत जो भी स्थानीय संस्कृति हो गया, ठीक है, जो लोकल कल्चर हो गया हमारा और आपका लोकल कल्चर, या आपका पूरे विश्व लेवल पर जो भी विशेषताएं हैं, ये क्या है, यानी कि लोकल प्लस ग्लोबल। समझ रहे हैं, ये लोकल कल्चर और ग्लोबल यानी कि विश्व स्तर पर दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन।
ठीक है, तो हमारा देश हो गया और विश्व भर के जितनी भी एनजीओ या संस्था बनी है उनका सबका क्या है, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक जो भी गतिविधियां क्रियाएं होती हैं उनके बीच में ये समन्वय स्थापित करके एक अच्छे पृथ्वी के रूप में जो परिवार होगा वही होगा, इसी को भूमंडलीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? 2023 में यह प्रश्न पूछा है। तो लैंगिक समानता, जेंडर इक्वेलिटी, देखिए एक होता है इक्वेलिटी, एक होता है इक्विटी। ठीक है, तो इक्वेलिटी है ये, इक्विटी क्या है, इससे अलग है। इक्वेलिटी और इक्विटी क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, जेंडर इक्वेलिटी की बात हुई है, ना कि इक्विटी की बात हुई है, दूसरी टॉपिक हो जाएगी। तो लैंगिक समानता, देखिए यहाँ पर समता दूसरा हो जाएगा लेकिन समानता दूसरा हो जाएगा। तो लैंगिक समानता का अर्थ है पुरुष एवं महिला के समस्त अधिकार, अवसर, जिम्मेदारियां और शिक्षा समान रूप में हो। जब समानता आ गया है तो क्या होनी चाहिए यहाँ पे, एकदम ईंट से ईंट, जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जो नहीं होता है, उसी प्रकार पुरुष हो चाहे महिला हो, इन दोनों के अधिकार बराबर होंगे, अवसर बराबर होंगे, जिम्मेदारियां बराबर होगी। ठीक है, शिक्षा भी समान होंगे, ये हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, लैंगिक समानता। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है? 2023 में भी प्रश्न पूछा है, देखिए। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा, तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा है, जन मतलब लोग, समाज, समाज में रहने वाले लोग। ठीक है, जन शिक्षा यानी कि समाज के लोगों के लिए जो शिक्षा होगी, जन साधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करे, साथ ही शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से अपना विकास कर सके। यानी कि स्वामी विवेकानंद की जो जन शिक्षा थी, जो भी समाज में लोग हैं, जन हैं, जन साधारण हैं, ठीक है, एक समाज के लोगों के एक वर्ड में क्या कहेंगे, जन साधारण के लोग हैं, उनके जीवन में क्या है, जो भी संघर्ष है आने वाली है, क्योंकि आपको पता है लाइफ इज ए फुल ऑफ स्ट्रगल्स, यानी कि जिंदगी क्या है, संघर्षों से भरा हुआ है। उसी उसी चीज को, उसी चीज के लिए तैयार करना क्या है, जन शिक्षा का ही कार्य था स्वामी विवेकानंद द्वारा जो बात किया गया था। तो बालकों को शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से अपना विकास कर सके, ये हो गया आपका जन शिक्षा। चूंकि आपका ये शिक्षा पेपर ही है, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, इसीलिए शिक्षा से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 देखिए, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? अथवा 2020 में पूछा है, वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए 2020 में भी पूछा है, 2023 में भी पूछा है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नंबर में आता है। अति लघु उत्तरी तो ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। तो उपनयन संस्कार का अर्थ है शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाना है, यानी कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाना ही क्या है, आपका उपनयन संस्कार हो जाएगा। ये वैदिक कालीन संस्कार है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 देखिए, मल्टीमीडिया क्या है? 2023 में ये प्रश्न पूछा है। तो आधुनिक समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने हेतु आधुनिकतम तकनीकी के प्रयोग का सूचक है, एवं इसमें डिजिटल वीडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो, 3D एनिमेशन, ठीक है, 3 डायमेंशनल एनिमेशन, इंटरनेट कंटेंट, इंटरैक्टिव कार्यक्रम, इंटरैक्टिव प्रोग्राम आदि विधाओं का उपयोग भी समाहित रहता है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यमों, श्रव्य यानी कि ऑडिबल, दृश्य यानी कि विजुअल, यानी कि ऑडिबल, विजुअल, और पाठ यानी कि पढ़ने योग्य यानी कि रीडिंग वाला, तथा चित्रिक पिक्चर आदि होता है, ठीक है, का एक उपयोगी संयोजन है। मल्टीमीडिया में क्या कर सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, ठीक है, पिक्चर, ग्राफिक्स, ये सब देखते हैं ना, वही मल्टीमीडिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मल्टीमीडिया का अत्यंत सफल सिद्ध हुआ है। ये आप मल्टीमीडिया फर्स्ट सेमेस्टर में खूब ज्यादा पढ़ेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है, रुचिकर बनाता है, समझने योग्य बनाता है, ये सब मल्टीमीडिया के उपयोग है। तो ये प्रश्न बहुत इजी है, आप लोग आशा करते हैं ये प्रश्न आप लोग लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखिए, राज्य से आप क्या अभिप्राय है? 2023 में पूछा है।
आई.एल. कैंडिल के अनुसार, ठीक है, आई.एल. कैंडिल के अनुसार क्या है, राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है। यानी कि राज्य स्टेट को क्या कह सकते हैं, सुसंगठित हो और राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है, जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ये तो आप लोग लिख सकते हैं, ये आई.एल. कैंडिल के अनुसार डाल देंगे आप, वहां पे हेडलाइंस डाल देंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखिए, बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताइए अथवा बुनियादी शिक्षा का आरंभ किसने किया। यह भी प्रश्न 2023 में पूछा है। तो देखिए बुनियादी शिक्षा, तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी। तो गांधी जी ने ही क्या किया था, बुनियादी शिक्षा की कल्पना किया था। आज उसे विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। ठीक है, किसे क्या कहा जाता है, फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। जो बच्चे कमजोर होते हैं, या मतलब फाउंडेशन कोर्स मतलब शुरू से स्टार्ट किया जा रहा है। इसकी पृष्ठभूमि में गांधी जी की बुनियादी यानी बेसिक शिक्षा से था। उनका मानना था कि बालक शिक्षा प्राप्त करते समय व्यवसाय परक भी बने, जीविकोपार्जन करना भी सीखे। यानी कि गांधी जी कहते चाहते थे, बुनियादी शिक्षा के माध्यम से वो ये शिक्षा देना चाहते थे कि जो हमारे देश का बच्चा है, बालक है, युवा है, किशोर है, वो शिक्षा बस जीविकोपार्जन के लिए ही नहीं, जीविकोपार्जन के लिए ही नहीं, यानी कि बस जीने खाने के लिए ही नहीं शिक्षा होनी चाहिए, नौकरी पाना ही नहीं उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि व्यवसाय परक भी होना चाहिए, यानी कि स्किल भी होना चाहिए, कौशल भी होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 देखिए, प्रश्न नंबर 15 क्या है, प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था। तो प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप क्या था, वैयक्तिक था, यानी कि इंडिविजुअल था। अब क्या है, सामूहिक तौर पे शिक्षा दी जाती है, आजकल क्लासरूम में शिक्षा दी जाती है, पहले प्राचीन काल में वैयक्तिक था, इंडिविजुअल तौर पे शिक्षा दिया जाता था, एक एक व्यक्ति को पर्सनली शिक्षा दिया जाता था प्राचीन काल में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 देखिए, प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं। मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूँ, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। यानी कि हाँ, आपके अंदर व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ठीक, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी। यानी कि ऐसा अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इतना मत बढ़ा दीजिए कि इतना मत बढ़ा दीजिए कि वो क्या हो, समाज के लिए हानिकारक हो। यह कथन किसका है, तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों के समर्थक कौन है। तो शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों के समर्थक टीपी नन है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो, उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन किसका है, तो स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन है। ये कथन याद रखें, कथन कारण। प्रश्न नंबर 19, किसने लिखा है, संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है, वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। तो ये कथन एडिसन ने लिखा है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कथन और उसके कहने वाले। प्रश्न नंबर 20, बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो बालक के विकास की 3 अवस्थाएं होती है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। कौन कौन सा बताएंगे, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। ये आपका 3 अवस्थाएं हो गई मुख्यतः। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21 देखिए, शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास या उन्नति है, यह किस दार्शनिक ने कहा है। यानी कि शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, विकास या उन्नति होनी चाहिए। तो यह जॉन डीवी ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 देखिए, जॉन डीवी ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो जॉन डीवी ने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी है। तो देखिए जॉन डीवी का नाम है, डीवी हो गया, और उनका पुस्तक कैसे याद रखेंगे, डी से डीवी और डी से डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, यानी कि डी डी ई, ये आप लोग याद रखेंगे, डी डी ई, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर
23 देखिए, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना। शिक्षा का कार्य नौकरी पाना, पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नैतिक चरित्र का विकास करना है। यह किस दार्शनिक ने कहा है? यह हर्बर्ट जी ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? ठीक है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता विलियम जेम्स हैं। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न इस लेक्चर का, प्रश्न नंबर 25, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का यह कथन है। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। तो यह कथन किसका हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर जी का। इस प्रकार हमने अति लघु उत्तरी के 25 प्रश्नों को फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ लिया है। आगे से जो भी प्रश्न बनते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल वाले बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको हर एक क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर वालों के साथ भी इस वीडियो इस चैनल को शेयर कर दीजिए। पूरा हमने पढ़ा दिया है फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, और पिछले वर्ष का जो भी प्रश्न पत्र आया है वो भी एनालिसिस कर दिया है, लाइन बाय लाइन पढ़ाया है सारे प्रश्नों को, और सेकेंड सेमेस्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।